हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो हम लोग कर रहे हैं सर सीरीज क्वेश्चन आंसर्स पे ना। आज करते हैं अपन एनडीए का पेपर करते हैं सर। एनडीए 24 जो हुआ था इस साल, उसका फर्स्ट पेपर जो हुआ था सर अपना ना, फर्स्ट वाला जो एग्जाम हुआ था, एक ही हुआ है अभी तक, सेकंड होने वाला है अभी ना। आते हैं सर उसके उस पर। पहला सवाल है सर, आर्टिकल 371 के बारे में बात कर रहा है वो, 371 ए के बारे में सर। ठीक है, देखो 371 ए किससे रिलेटेड है? नागालैंड से रिलेटेड है। नागालैंड की पूरी बातें दे रखी है उसमें सर। तो इसके अंदर बोला गया है कि 371 ए के अंडर में पार्लियामेंट जो है वो इनमें से कौन सी चीज के ऊपर कोई भी एक्ट नहीं बना सकता जब तक कि जो स्टेट नागालैंड जो है उसकी असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली नागालैंड की, वो कोई रेजोल्यूशन पास ना कर दे। ठीक है सर, सिंपल सी बात। यानी पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, सिंपल सी बात ये है सर। तो किस किस केस में नहीं है सर? रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस जो होती है नागालैंड की, नागा कस्टमरी लॉज हो गए, आपका ओनरशिप राइट्स हो गए, इन तीनों के अंदर ही सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यानी पार्लियामेंट जो है वो लॉज नहीं बना सकती जब तक कि नागालैंड की खुद की असेंबली जो है यानी वहां की विधानसभा जो है वो कोई लॉ पास ना कर दे सर। ठीक है, रही बात बाउंड्री की सर, बाउंड्री वाली बात लागू नहीं होती है ना। बाउंड्री वाली बात, एक सिंपल सी बात याद रखना सर, पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सर, अपने जितने भी स्टेट्स हैं उनमें किसी भी स्टेट की कोई बाउंड्री चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, ऑल्टर करनी है, किसी को बढ़ाना है, दो को मिला के एक करना है, कुछ भी करना हो सर, दो को मिला के एक कर सकते हैं, एक में तोड़ के दो कर सकते हैं, अलग अलग तीन को मिला के एक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस बाउंड्री के अंदर पूरे में। कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट सर। और इसके लिए पार्लियामेंट को स्टेट से परमिशन की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना सर। ठीक है, तो बाउंड्री बात सिर्फ नागालैंड की नहीं, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट की बाउंड्री की अगर कोई बात आती है तो वो डायरेक्टली पार्लियामेंट कर सकता है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको विधानसभा की जरूरत नहीं पड़ती सर। तो इसमें 1 2 3 हो जाएंगे सर। 1 2 3 किसमें आ रहे हैं? ये आंसर हो गया सर आपका सी। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन सर, बिल्कुल बेसिक बात क्लियर हुई है। ये पॉइंट याद रखना, नेक्स्ट टाइम काम आएगा सर कभी और ना। आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 191 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, किससे डील करता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। तो ये बात कर रहे हैं सर एमएलए के बारे में कि एमएलए या एमएलसी हो कोई, एमएलए हो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है सर, वो है कोई विधायक है या विधान परिषद का मेंबर है, उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो किस किस के अंडर में आ रहा हो। तो उसने या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई नौकरी एक्स्ट्रा करी हो या उसने स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा हो। सर सिंपल सा मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, बेसिक सा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लागू होता है जब कोई भी एक पर्सन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अलावा दूसरी पोस्ट से भी मॉनेटरी बेनिफिट ले रहा हो, यानी उसको किसी भी तरह का सर मनी का बेनिफिट हो रहा हो। बात यहां ये ध्यान रखना। ठीक है, मंत्रालय एक से ज्यादा हो सकते हैं, आपके पास पद ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मनी जो आप सैलरी लोगे वो सिर्फ किसी एक पोस्ट की लोगे आप। ठीक है सर, अब बात कर रहा है वो कि इनमें से किसके अंडर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में और स्टेट दोनों के अंडर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आते हैं सर नेक्स्ट में। अच्छा इसमें चीज बताओ, ये तो हुई एमएलए एमएलसी के बारे में। अगर हम बात करें सर एमपी की, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं अपने, लोकसभा राज्यसभा दोनों के, तो उनके लिए आर्टिकल कौन सा होगा सर? ये मुझे कमेंट करके बताना सर आंसर में ना, ये कमेंट करके आंसर बताना कौन सा आर्टिकल होगा एमपी के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में। यहां 191 है तो वहां कौन सा आर्टिकल होगा? ठीक है सर, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर हो गया अपना सर, दोनों होते हैं इसमें 1 और 2। ठीक है सर, यूएन डिक्लेरेशन की बात हो रही है, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ कोवेनेंट जो होते हैं उनके बारे में उसने पूछा है सर, क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है उनका, यानी सबसे पहले जो हुआ उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में, तो अपने को ईयर्स पता होनी चाहिए भैया। वंस अगेन एनडी के हिसाब से लेवल ऊपर है क्वेश्चन का, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है सिंपल सर, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट पूछेगा सीधे से आपसे डायरेक्टली, बिल्कुल फैक्ट है सिंपल से ना। एनडी का बच्चा सर 12th का बच्चा होता है वो इतने डेप्थ में नहीं पढ़ता उसको। ठीक है सर, बताए थे सर, फिर भी जो आएगा इसमें देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स जो है ये 1948 में आया था सर। ठीक है, इसके बाद में आपका जो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये सर 1976 में रेटिफाई हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये सर 1966 में आया है। ठीक है, और कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी ये आया है सर आपका 1951 के अंदर। ठीक है, तो उसको ऑर्डर में अरेंज करना है सर अपने को, तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा,
देन 3 और 2, तो 1432 ये आंसर हो जाएगा सर। सिंपल सा, ठीक है, समझ में आया आपने को। आते हैं सर नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अपना सर, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में, यानी जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो इनमें जो बात सही नहीं है ना, वो है सर आपका एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सर कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की बात नहीं की गई, उसके अलावा बाकी तीनों बातें की गई हैं उसमें। सेकंड 5 ईयर प्लान जो थे उसमें बातें की गई हैं। ये 5 ईयर प्लान कब तक चले थे अपने, 12 तक चले, ध्यान रखना, 12 तक। 12 5 ईयर प्लान ही आए थे, उसके बाद में नहीं आए सर, बंद कर दिया गया। लास्ट प्लान कब था, 2012 से लेके 2017 तक, उसके बाद से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया सर। नई गवर्नमेंट ने बंद कर दी, अभी जो मोदी गवर्नमेंट है उसने बंद कर दिया सर 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान उससे पहले हुआ करते थे, अब नहीं होता है सर, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, इंटरनेशनल डेडलाइन जो है ना उसके बारे में क्वेश्चन। अब देखो इंटरनेशनल डेडलाइन कौन सी है सर, जो 180 डिग्री पर है। 180 डिग्री पर जो जिगजैग सी लाइन नहीं है, कुछ जगह से कट रही है, वो सब चीज, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन, ठीक है सर। अब इसके बारे में बात है, रफली 180 मेरिडियन पे, सही बात है। स्लाइटली ईस्ट और वेस्ट मुड़ती है लैंड एरियाज को अवॉइड करने के लिए। अब देखो यहां तक का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसने क्या बोला, अटलांटिक ओशियन। भैया अटलांटिक थोड़ी है यहाँ पर, कौन सा ओशियन है, पैसिफिक है सर। अटलांटिक ओशन नहीं है इसके, पैसिफिक ओशन है सर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया था यहाँ पे। डेट जो है ईस्ट के साइड में वो 24 घंटे आगे होती है वेस्ट से, ये बात सही है सर, ये बात 100% सही है। यानी इसका सिंपल सा मैंने ये निकालू सर, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं सर, इसकी इस तरफ वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो ईस्ट जो है एक दिन आगे होगा, यानी यहाँ तारीख होगी सर आपकी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सर आज 10 तारीख है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे जो वेस्ट होगा, वेस्ट तारीख होगी 9, ये फर्क रहता है सर। ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। इंटरनेशनल डेडलाइन को आप जैसे ही वेस्ट की तरफ जाते हो, ईस्ट से अगर वेस्ट गए तो एक दिन कम हो जाता है सर, माइनस हो जाता है, और वेस्ट से ईस्ट आता है तो एक दिन बढ़ जाता है आपका, ये ध्यान रखना सर, ठीक है, ऐसा होता है। तो स्टेटमेंट आपका ओनली 2 सही है सर। अगर यहाँ पैसिफिक होता तो ये भी सही होता, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दे रखा है सर इसमें ऑरोरा के बारे में बात हो रही है। देखो ऑरोरा जो होता है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लाइट जनरेट होती है। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियस ऑरोरा, ऑस्ट्रेलियस ऑरोरा, बोरियस। बोरियस तो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक तो यहां होते हैं एक यहां होता है सर, ये ऑस्ट्रेलियस है और ये है बोरियोलिस, ठीक है। अभी बात कर रहा है सर सोलर विंड जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड्स पोल्स की तरफ आती हैं, उनके कारण लाइट नाइट में आपको दिखती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, यही हो रहा होता है, ठीक है, यही बताया आपने बात की अभी। पार्टिकल जो है इंटरेक्ट करते हैं सर डिफरेंट गैसेस के साथ में, और हर गैस जो है उसका एक अपना अलग कलर होता है और वो ग्लो करती है उसके साथ में। सर स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अप्रैल 2023 के अंदर, अब देखो उन्होंने एक साल पुराना क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन कब पूछा, 2024 में पूछा है इन्होंने, 2024 के अप्रैल में एग्जाम हुआ, पूछ कब पा रहे हैं 2023 का। ऑरोरा जो है वो कैप्चर हुआ इंडिया के अंदर सर, और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है हेलने लद्दाख के अंदर। सर स्टेटमेंट ये भी सही है, ये ऐसा पहली बार हुआ है, ध्यान रखना भैया, इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ है कि देखा गया है ना। तो उसका रीजन क्या था, टेम्परेचर हाई होना सर, जो रिसेंट ईयर्स में टेम्परेचर हाई हुए हैं ना, तो उसकी वजह से गैसेस का और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है, तो लो लैटिट्यूड्स पर भी ऑरोरा दिखने लगे हैं, नहीं हमेशा वहां दिखते थे। अब देखो इंडिया तो सर अपना, अपन जानते हैं इक्वेटर जो है उससे ऊपर अपन इस जगह पे एक्शन करते हैं, और लद्दाख वाला रीजन इस जगह पे है लगभग कुछ, तो लगभग कुछ 28-30 के आसपास होगा, 30-32 डिग्री के आसपास लैटिट्यूड, उस लैटिट्यूड में दिख रहा है सर, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। नहीं तो कहां देखते हैं वो, ऊपर 70-80 और नीचे 70-80 दोनों पे, ठीक है। तो लो लैटिट्यूड्स में दिखने लगा टेम्परेचर हाई होने का। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें आंसर क्या हुआ अपना सर, 1 2 3 तीनों हो गए ना, ये ध्यान रखना, तीनों सही है। नेक्स्ट बात है सर, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे वो बरसान के बारे में बात है सर। बरसान बेसिकली सैंड होते हैं, सैंड ड्यून्स के कारण जो एक इमेज बनती है ना वहां पे, रेगिस्तान का भी गया होगा, रेगिस्तान देखा होगा सर, बहुत बड़े बड़े एकदम दूर तक दिखते हैं आपको, बहुत हाइट पे दिखते हैं, मिट्टी जो इकट्ठी होती जाती है एक तरफ, उसके बारे में स्टेटमेंट है। इट इज ए क्रेसेंट शेप्ड माउंड ऑफ सैंड व्हिच इज डिपॉजिटेड बाय द विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन से इन अ डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा ही हो रहा होता है। विंडवर्ड साइड जो होती है वो कॉन्वेक्स
स्टीप स्लोप होता है, मैक्सिमम हाइट एट सेंटर में, सेंटर में नहीं होती। क्या बोला इन्होंने कि मैक्सिमम हाइट जो है सेंटर में नहीं होती। सर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आपको देखना कभी भी जब भी विंड चल रही है सर, उसमें तो मैक्सिमम हाइट तो उसके बिल्कुल साइड में जाके होगी, जिधर से एकदम हवा लगती जा रही लगती जा रही लगती जा रही है और वो साइड करती जाएगी उसको। तो सेंटर में हाइट नहीं होती, लीवार साइड में होती है हाइट ना हमेशा। दूसरा गलत हो गया सर। अब एक सिंपल चीज सोचो, अगर दूसरा गलत हो गया है तो क्या आपको तीसरे को पढ़ने की जरूरत है? बाकी सब के अंदर पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है ना उसमें, इसमें दूसरा है, इसमें है, इसमें है सर, ये क्या तीनों गलत नहीं हो गए अपने आप ही? आंसर हो गया आपका वन ओनली। तीसरा अगर आपको नहीं भी आता है तो जरूरत नहीं थी आपको पढ़ने की। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अपना सर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रेगुलर सॉइल जो होती है, रेगुलर सॉइल जिसे बोलते हैं, ब्लैक सॉइल जिसे बोलते हैं ना, किसकी बात हो रही है सर? ये ब्लैक सॉइल की, तो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इट इज लाइट कलर्ड क्ले और फर्टाइल। सर ये लाइट कलर्ड नहीं होती, डार्क कलर होती है। ब्लैक कलर हमने नाम ही ब्लैक इसलिए पढ़ा है उसका कि डार्क कलर है वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है सर, यहाँ पे लाइट कलर नहीं होता, डार्क कलर होता है। दूसरा बोल रहा है सर उसने, इट इज डेवलप्ड ऑन डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। ये बिल्कुल सही है सर, डेक्कन प्लेटू में बहुत ज्यादा मिलती है सर, है ना। कॉटन जो है एक्सटेंसिवली कल्टीवेट की जाती है सर, स्टेटमेंट ये भी सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है सर। कॉटन के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है ब्लैक सॉइल सर, सबसे ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा कौन से एरिया में होती है सर आपका? महाराष्ट्र और गुजरात में है हाईएस्ट जो है ना, उसके अलावा पैचेज मिलती है, महाराष्ट्र गुजरात में हाईएस्ट है। आप ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका किसके बारे में? क्लाउड्स के बारे में। ठीक है, क्लाउड जो है उन्हें क्लासिफाई किया जाता है उसके ऑल्टीट्यूड और उसके फॉर्म के बेस पे। सर बिल्कुल सही बात है, इसी बेस पे चार क्लाउड बनाए गए हैं आपके, निम्बस, स्टेटस, क्यूमुलस और आपका साइरस। जो चार क्लाउड्स हैं अपने, वो चार इसी के बेस पे तो बनाए गए हैं सर आपने, निम्बस, स्टेटस, क्यूमुलस और आपका साइरस। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन जो बनते हैं निम्बो, स्टेटस, ऑल्टो, क्यूमुलस, वो सब चीजें अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल एंड लो क्लाउड। सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है, ये भी सही है बिल्कुल। तीसरा बोल रहा है सर, स्टेटस, निम्बो स्टेटस और स्टेटोक्यूमुलस ये हाई क्लाउड्स है। सर ये हाई क्लाउड्स नहीं है, आप खुद देखो, निम्बस अगर नीचे है तो सर निम्बस हुआ, ये स्टेटस है यहाँ पे, तो ये सब तो नीचे के वाले क्लाउड्स हुए ना, लो क्लाउड्स हुए। स्टेटस, निम्बो स्टेटस, स्टेटोक्यूमुलस ये तो नीचे वाले क्लाउड्स है सर, तो ये हाई क्लाउड्स नहीं है। ये कौन से क्लाउड्स हैं? लो क्लाउड्स हैं भैया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 1 और 2 सर, ये सही हो गया अपना आंसर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, फ्रंट्स के बारे में बात कर रहा है ये, जो अपने फ्रंट्स बनते हैं ना, फ्रंट्स का मतलब होता है सिंपल सर, आपके जो वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, एयर मास होता है बेसिकली। फ्रंट का मतलब क्या सर? एयर मास होता है, एयर मास के बनते हैं। एयर होती है, वार्म एयर, कोल्ड एयर, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है और वो एक फ्रंट मूव करता है बस वो, उसका स्टेटमेंट है सर, मूवमेंट ऑफ ए फ्रंट कॉजेज स्लो चेंज इन वेदर इन द एरिया ओवर विच इट मूव्स। सही स्टेटमेंट है सर, ऐसा होता है। ठीक है, जहां जहां मूवमेंट होगा सर वहां उसकी वजह से उसमें वेदर में चेंज आता है, बिल्कुल सही बात है सर। कोल्ड फ्रंट जो होते हैं वो थंडरस्टॉर्म लेके आते हैं, बिल्कुल लेके आते हैं सर, क्योंकि जब जब कोल्ड फ्रंट डेवलप होगा तब तब वो जो वहां की आपकी हॉट एयर थी वो मूव करती है, उसको बाहर निकालता है वो। वार्म एयर क्योंकि लाइट होती है और आपकी ठंडी एयर जो होती है वो थोड़ी वेट ज्यादा होता है उसका, तो सर वो ओवरकम कर लेती है किसको? वार्म एयर को। तो वार्म एयर ऊपर उठती है तो थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है उस जगह से, वहां पर तेज हवा चलती है। वार्म फ्रंट जो होते हैं बाउंड्री होते हैं एक एडवांस की किसके बीच में? वार्म एयर जो होती है ओवर राइडिंग एंड राइजिंग अबव मास ऑफ कोल्ड एयर। सर ये तो बोला अभी, अगर ये कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर, तो सर वार्म एयर जो है वो हमेशा ऊपर रहने वाली है और ये ओवरकम कर देता है इसको, जब कभी दोनों मूव भी करेंगे साथ में आएंगे, क्योंकि उसका रीजन वो ये कि कोल्ड एयर जो है वो बहुत ज्यादा वेट में हैवी होती है। ठीक है, तो ये हैवी होने के कारण सर आपके इसको ओवरकम कर देती है। स्टेटमेंट ये भी सही है, ओवर ऐड कर देती है उसको। तीनों स्टेटमेंट सही है सर आपके बिल्कुल। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अपना सर, सॉइल्स के बारे में क्वेश्चन है वापस से। सॉइल्स के बारे में क्या कह रहे हैं सर? ये सॉइल्स जो होती है इनके अंदर बहुत हाई कंटेंट है सोडियम एंड कैल्शियम का, और पीएच 7 से ज्यादा है, आर एल्कलाइन सॉइल।
सर एल्कलाइन सॉइल का पीएच तो 7 से ज्यादा होता है, सही बात है, 7 7.5 से ऊपर होता है ना, 7.5 के आसपास होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इनमें हाई कंटेंट नहीं होता किसका, सोडियम का और कैल्शियम का। एल्कलाइन सॉइल जो होती है आपकी, उनके अंदर हाई कंटेंट सोडियम और कैल्शियम का हाई कंटेंट नहीं होता, लो कंटेंट होता है इन जनरल ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सर आपका वो कंपैरेटिवली गलत है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो डेक्कन बेसाल्टिक लावा में बनी है, हॉट एंड ह्यूमिड। सर सेम स्टेटमेंट नहीं है जो भी थोड़ी देर पहले दिया था उन्होंने, सही स्टेटमेंट है। लेटराइट सॉइल जो होती है वो करेक्टराइज्ड है किससे, डीप वेदर लेयर फ्रॉम विच सिलिका हैज बीन लीच्ड आउट। देखो लेटराइट सॉइल जो होती है वो बहुत ज्यादा, जहां पर रेनफॉल ज्यादा हो रही है ना उस जगह होती है। और लेटराइट सॉइल्स का सबसे बड़ी जो एक करेक्टरिस्टिक है ना, क्वालिटी है, वो लीचिंग होती है सर। लीचिंग का मतलब होता है कोई भी सरफेस से सर जो टॉप मोस्ट लेयर है ना उसका वॉश आउट हो जाना, बहुत ज्यादा बारिश बहुत ज्यादा हुई उसकी वजह से तो जो टॉप मोस्ट लेयर थी ना वो एकदम पूरी वॉश आउट हो गई, वो उस जगह से चली गई है सर, बह गई। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपके 2 और 3 सही है सर, दोनों 2 और 3 बिल्कुल सही है सर आपका। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट में। नेक्स्ट बोल रहा है सर ये ग्रासलैंड के बारे में बात कर रहा है। एक एक्सटेंसिव एरिया है मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स का, डिवॉइड ऑफ ट्री एंड श्रब, यानी ट्री नहीं है वहां पे, छोटे छोटे पेड़ नहीं है, बड़े पेड़ नहीं है छोटे पेड़ भी नहीं है, सब होते हैं छोटे हाइट के पेड़ जो होते हैं आपके। क्लाइमेट जो है वो हॉट समर्स है, कोल्ड विंटर है और लो रेनफॉल है, और वो भी स्प्रिंग और समर में होती है। ह्यूमिड पार्ट जो है उसमें ग्रासेस जो है वो कई बार तक 1 मीटर या उससे ज्यादा हाइट पे चली जाती है। तो कौन सी बात हो रही है सर, ये सिंपल सी बात हो रही है सर आपके स्टेपीज की। ठीक है, स्टेपीज, और स्टेपीज जो है वो वन ऑफ द फाइन ग्रासलैंड्स है सर, है ना, यूरोप में मिलते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, यूरोप में ज्यादा मिलता है सर। ठीक है, और एरियाज में भी है बट यूरोप में ज्यादा है, कंपेरेटिवली ज्यादा है और सर और कंट्रीज से सर, है ना, और कॉन्टिनेंट से। नेक्स्ट बात है सर, नेक्स्ट बोल रहा है अपना नीप टाइड के बारे में। देखो दो तरह की टाइड होती है सर, नीप टाइड और आपकी स्प्रिंग टाइड, है ना। स्प्रिंग टाइड हाई टाइड होती है कंपेरेटिवली, नीप टाइड होती है कंपेरेटिवली आपकी लो टाइड होती है सर एक। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है वो, नीप टाइड के बारे में। नीप टाइड जो है वो हर 14-15 दिन में आती है। देखो हर टाइड जो होती है वो सिंपल सा, उसकी फॉर्मेशन जो होती है टाइड की वो सर पूरे महीने में जो है एक बार एक बार एक बार और एक बार सर। 2 हाई टाइड आती हैं सर, ये हाई टाइड होती हैं, या फिर स्प्रिंग टाइड भी बोल सकते हैं इसको, और 2 नीप टाइड होती हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो जब जब 90 डिग्री पाएंगे ना अर्थ और आपका सन एंड मून, अर्थ तो अपनी जगह सर, सन एंड मून जब 90 डिग्री पाएंगे तो आएगी आपकी नीप टाइड। और जब जब वो सेम 180 डिग्री पाएंगे तो महीने में 2 बार होने वाला है ऐसा, एक बार यहां पर एक बार यहां पर। तो एक बार मान ले सर यहाँ ये आपका मून है, ये सन है अपनी जगह। ठीक है सर, तो ये घूम के उधर भी जाने वाली है, सेम चीज यहाँ होने वाली है, सेम यहाँ होने वाला है सर। तो हर 15 दिन में ऐसा होता है, 14-15 दिन के अंदर। ठीक है सर रफली, और फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में ऐसा होता है, सही स्टेटमेंट है सर, बिल्कुल 100% स्टेटमेंट सही है। सेकंड बोल रहा है वो कि टाइड जो होती है उसका टाइडल रेंज जो है वो कम होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून और सन का वो क्वाड्रेचर में होता है सर। क्वाड्रेचर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है सर, यही कंडीशन तो है, मून और सन यहाँ 90 डिग्री पे तो है, तो स्टेटमेंट ये भी सही है। ठीक है, ये हुआ सर टाइड का। ये क्वेश्चन आते रहते हैं सर, ये क्वेश्चन कराया हुआ पढ़ना है जाके ना। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे, अर्थक्वेक के बारे में क्वेश्चन है सर आपका। अर्थक्वेक जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। सर जहां पे ओरिजिन हुआ उसे बोलते हैं फोकस, और जो उसके सबसे नियरेस्ट पॉइंट है सरफेस के ऊपर, सबसे नियरेस्ट जो भी है उसे बोलते हैं सर एपिसेंटर। तो यही तो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है सर अर्थक्वेक जो होते हैं वो जनरेट करते हैं क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स को, जो कि बाहर की तरफ निकलती है अर्थक्वेक के फोकस से। सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्राइमरी वेव सबसे पहले आती है, पी वेव्स जिन्हें बोला जाता है, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स आती है सर आपकी। ठीक है, प्राइमरी वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और आपकी सेकेंडरी वेव्स जो होती है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है सर डीप फोकस अर्थक्वेक जो होते हैं वो ज्यादा डैमेज करेंगे देन शैलो फोकस। सर अब ये गलत है,
क्यों गलत है? देखो आप खुद सोचो, डी फोकस कौन सा हुआ सर? अंदर वाला। ये मैंने बोल दिया सर F1, एक मान लो सर यहां आया F2, भैया ज्यादा नुकसान किससे हुआ? F2 से हुआ सर, क्योंकि ये बहुत पास में, डिस्टेंस बहुत कम है, यहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो उतना ही नुकसान कम करेगा सर, उतनी इंटेंसिटी कम होती जाएगी वेव्स की, सिंपल सी बात है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही है सर आपके, 1 एंड 2 सही है बिल्कुल ना, सिंपल सी सर। आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है सर आपका एयर टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं सर ना, कि एयर टेम्परेचर जो है उसे मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 1.2 मीटर। सर ये 1.2 मीटर पे नहीं करते, 1.5 मीटर पे करते हैं, अराउंड 5 फीट पे करते हैं सर, ठीक है, अराउंड अराउंड 5 फीट पे किया जाता है इसको, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है सर। एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर जो है डिक्रीज विद हाइट इज टर्म्ड एज द एनवायरमेंटल टेम्परेचर लेफ्ट रेट। सर ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, ये वही है जिसे एएलआर भी कहा जाता है, एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है उसे ही एनवायरमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट कहा जाता है। होता क्या है सर, जब कभी भी आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो, जब जब अपन अर्थ की सरफेस से हाइट पे जाएंगे, तब तब टेम्परेचर कम होता है सर, उसे ही बोलते हैं अपन। और किस रेट से कम होता है? इसकी रेट भी है, हर 165 मीटर हाइट पे जाने पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है सर, ध्यान रखना। तो एआर कितना होता है? हर 165 मीटर पे, 165 मीटर्स पे टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, माइनस मीन सर कम हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है सर, ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस इंडिकेट्स लॉस ऑफ टेम्परेचर है ना, ठीक है, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है सर, तो आंसर हो गया अपना ओनली 2, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, इनमें से कौन सी बात जो है वो ह्यूमिडिटी के बारे में सही है? किसकी बात कर रहा है सर? ये ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी के बारे में करेक्ट है ना। ह्यूमिडिटी जो है वो रेशियो होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट का और उसकी मैक्सिमम अमाउंट कैन होल्ड एट ए गिवन टेंपरेचर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, यही तो होता है, ठीक है सर, ह्यूमिडिटी यही तो होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो। दूसरा बोलता है सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होती है, मोर वाटर वेपोरेट्स फ्रॉम स्किन। अब देखो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, यानी ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर एयर के कॉलम के अंदर वाटर कितना है सर, सिंपल मतलब एक पर्टिकुलर एयर के उसमें वाटर कितना है, पर्टिकुलर में इस रूम की बात कर लो, इस रूम में कितना वाटर है, वो ह्यूमिडिटी है यहाँ की, सिंपल सी बात सर। अब इसने बोला कि अगर ह्यूमिडिटी हाई हो, यानी अगर इस रूम के अंदर ह्यूमिडिटी हाई हो जाए, फॉर एग्जांपल जिसमें आप बैठे हुए वहां की हाई हो जाए, तो इसका मतलब यही तो होगा कि पहले से ही टेम्परेचर के उस पर्टिकुलर एयर के कॉलम के अंदर पानी ज्यादा है। एक बात सर, अगर पानी ज्यादा है पहले से ही, तो सर इवेपोरेशन जो है स्किन से वो ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। जब वाटर कंटेंट पहले ही ज्यादा है तो डेफिनेटली सर हमारी स्किन से और ज्यादा पसीना नहीं आएगा बाहर, तो इवेपोरेशन कम होगा, ध्यान रखना। पानी जो है वो इवेपोरेट कम से कम होगा, बिल्कुल इवेपोरेट नहीं होगा सर। इसीलिए जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना, हमें पसीना ज्यादा फील होता है, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो रहा, पहले से ही पानी है उसमें बहुत ज्यादा, उस एटमॉस्फेयर में पानी पहले से बहुत ज्यादा है, तो इस कारण और नया पानी उसमें नहीं आ सकता, उसकी रेट स्लो हो जाती है। इसीलिए हमें जब ह्यूमिडिटी होती है तो हमें पसीना फील होता है, क्योंकि वो एवेपोरेट नहीं हो रहा है सर, वाष्पीकरण नहीं हो रहा उसका, सिंपल सा। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सर एयर टेम्परेचर जब हाई होता है तो ह्यूमिडिटी जो है वो उसकी लो होती है। सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा वाला। ह्यूमिडिटी जो होती है अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है सर, ह्यूमिडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के, सिंपल सा सर, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो होती है वो आपकी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, यानी जब जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर आपका, जब जब टेम्परेचर कम रहेगा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर हाई हुआ, सिंपल सा मतलब है सर, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लो एक टाइम पे टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो सर उस टाइम पे जो एयर है वो कंपेरेटिवली ठंडी रहेगी एक लेवल पे, और मॉलिक्यूल्स पास रहेंगे सर। जैसे मान लो अपन टेम्परेचर कर दिया 40 डिग्री, 50 डिग्री कर दिया, तो सर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होंगे एयर के, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी, पानी ज्यादा आ सकता है उसके अंदर, इतनी सी बात है सर, सिंपल सा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 सर। समझिए अपन, सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक बात है सर, इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक्स में कवर करना सर हमेशा, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है अपना सर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में बात हो रही है आपके ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर साइक्लोन जो है वो रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, और जबकि एंटी साइक्लोन जो होते हैं वो होते हैं आपके क्लॉकवाइज। सर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर साइक्लोन जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। उसका रीजन क्या है सर? सिंपल सा, कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स के कारण ऐसा होता है कि कोरोलिस फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज को इसमें तो घुमा देते हैं राइट साइड में और इसमें घुमा देते हैं लेफ्ट साइड में। सर कोरोलिस फोर्स जो है वो राइट साइड घुमा देता है, किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट में घुमा देता है आपका। तो जब आप इसका डायरेक्शन निकालोगे ना, तो डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज निकल के आती है। सही है सर। Cyclones are often associated with cloudy and rainy weather, whereas anticyclones are often associated with fair weather। सर बिल्कुल सही है। साइक्लोन्स के अंदर मौसम बिगड़ता है और एंटी साइक्लोन में बिल्कुल कूल एंड काम वेदर रहता है। बिल्कुल ठीक है सर, ये स्टेटमेंट सही है। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर सर जो साइक्लोनिक स्पाइरल है वो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि कोरोलिस फोर्स ने जो है वो लेफ्ट में एक्ट करता है। सर पहले वाला स्टेटमेंट ही तो बोल दिया इन्होंने। अब अगर देखो किसी को ये बात समझ में आती है पहला वाला स्टेटमेंट, तो पहले वाले को तो घुमा के बोला है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें साइक्लोन जो होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं, क्योंकि कोरियस फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ काम घुमाते हैं चीजों को। सर यही तो बोला अभी। तो 1 और 3 सेम से ही तो है, बस उसी का एक्सप्लेनेशन ही तो है, बस टेक्निकल वर्ड्स यूज कर दिए यूपीएससी ने। सर यूपीएससी उसी में खेलती है यूपीएससी ना। ठीक है, तो इसमें सर 1 2 3 तीनों सही है आपके स्टेटमेंट ना, ये ध्यान रखना सर। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर एक सी पोर्ट के बारे में बात की जा रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है। सर सेंचुरी ज्यादा ओल्ड पोर्ट है, बहुत पुराना पोर्ट है, वेस्ट कोस्ट में मिलता है। ठीक है सर, सिंपल सी बात करो, वेस्ट कोस्ट में मिलता है, यानी आपको इस वाले कोस्ट में मिलेगा सर, इस वाले कोस्ट में। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर होगी सर। नेचुरल हार्बर है जो कि बैकवाटर और आपके एक मोर भी है वहां पे सर। ठीक है, नेचुरल हार्बर है, इंपॉर्टेंट ये है सर इसमें ना। और तीसरा क्या बोल रहे हैं, डीप ड्राफ्ट चैनल भी है वहां पे 14 मीटर का, जो कि उसकी वजह से जो बड़े वेसल्स हैं वो भी आराम से अंदर आ जाते हैं हार्बर के ऊपर। तो सर ये बात हो रही है आपकी सिंपल सा किसकी, मोरमुगांव पोर्ट की। वंस अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, मोरमुगांव कहां पर है सर? गोवा के अंदर है। ये मोरमुगांव पोर्ट की बात हो रही है सर, गोवा में। ये पोर्ट जो है आपका गोवा के अंदर है। ठीक है सर, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सा सीधा फैक्ट है, कुछ नहीं है। आते हैं सर नेक्स्ट पे, तो आपका हो गया मोरमुगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका आयरन और स्टील प्लांट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं सर ना। कोल लेता है कहां से? झरिया से, आयरन और सुंदरगढ़ और केंदुझाड़ से। पावर जो है सर उसमें हीराकुड उसका प्रोक्योर करता है वहां से इलेक्ट्रिक, उसके लिए हीराकुड डैम है ना सर। और वाटर जो है वो कोयल और साक रिवर से, रिवर्स है बेसिकली। तो ये किसकी बात हो रही है सर आपको? सिंपल सा ये होती है राउरकेला स्टील प्लांट की। राउरकेला स्टील प्लांट जो है सर उसके बारे में बात हो रही है। फैक्चुअल क्वेश्चन है वंस अगेन सर, पूरा सीधा सीधा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर ओशियनिक क्रस्ट के बारे में बात हो रही है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है सर आपसे ना। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर का है कि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो हैवी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। सर बिल्कुल सही बात है, ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो हैवी होती है कॉन्टिनेंटल से। उसका रीजन क्या है? ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बनी होती है सर आपकी किसकी? बेसाल्ट की। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बेसाल्ट की बनी होती है। बेसाल्ट अपने आप में बेसाल्ट रॉक जो होता है, और कॉन्टिनेंट बनी होती है किसकी? ग्रेफाइट की। ठीक है, प्रॉपर्टी है रॉक्स की, रॉक की लेयर होती है अपने आप में। बेसाल्ट अपने आप में हैवी होता है सर, ग्रेनाइट ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट नहीं है सर, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सॉरी, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सर। ठीक है, ग्रेनाइट की बनी होती है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। मोस्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल हीट इज कंटेन्ड विद इन द मेंटल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, क्योंकि वॉल्यूम वाइज जो है ना मेंटल सबसे बड़ा है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं सर अर्थ के 3 स्ट्रक्चर जो है अपने, तो इसमें जो मेंटल है ना इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है, ध्यान रखना सर। मेंटल का वॉल्यूम हाईएस्ट है, वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा है मेंटल का सर, उसकी वजह से ऐसा है ना। ठीक है, लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स इन द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक्स प्रोसेस। सर प्लेट टेक्टोनिक्स जो होता है वो मेंटल के ऊपर है, तो ये सब प्रोसेस कहां चलता है? मेंटल में चलता है सर, क्रस्ट में नहीं चलता। तो ये क्रस्ट गलत है, यहाँ पे क्रस्ट की जगह क्या आएगा सर? यहाँ पे मेंटल आएगा।
मेंटल के अंदर कन्वेक्टिव जो करंट्स हैं, कन्वेक्टिव सेल्स हैं, वो मेंटल के अंदर डेवलप होती हैं, उसकी वजह से आपकी प्लेट्स मूव कर पा रही है प्रॉपर्ली। ठीक है सर, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 2। 1 एंड 2 बिल्कुल सही है सर इसमें। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, कौन सा एक रिवर के बारे में क्वेश्चन है जो कि करेक्ट पूछ रहा है, जरूर करेक्ट है ना। सांगपो जो है वो क्रॉस करती है इंडिया के अंदर किसके नाम से, दिहांग के नाम से। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर। कहां पर, कौन से उसमें करती है सर, अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से करती है ना। सांगपो किसकी बात हो रही है, कौन सी रिवर की, ब्रह्मपुत्रा की। सांगपो ब्रह्मपुत्रा को बोला जा रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट है सर, गोदावरी का जो है, गोदावरी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, 10% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर, ऐसा है। किसके बाद में देखो, रिवर बेसिन जो होता है, एक तो रिवर होती है सर नदी, एक है सर रिवर बेसिन जहां उसका एंड यूज हो रहा है, यानी पानी का यूज हो रहा है, जहां पर जिस जगह तक पानी का यूज किया जा रहा है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, आपका एग्रीकल्चर के लिए हो, या इरिगेशन हो, कुछ भी काम हो सर कैसा भी, या कोई डैम बनाना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, कुछ भी काम है कैसा भी। ठीक है सर। तो रिवर बेसिन जो है हाईएस्ट किसका है, इंडिया में सबसे ज्यादा किसका है, गंगा का है, सेकंड नंबर पर आपका गोदावरी का है। स्टेटमेंट सही है सर। तीसरा बोल रहा है, रिवर चंबल और बेतवा जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। सर गंगा की नहीं है, वो किसकी है, यमुना की है भैया। चंबल और बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है सर, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। तो आपका 1 एंड 2 सही है सर इसमें ओनली। आते हैं सर नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है सर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है आईटीसी जेड के बारे में बात की जा रही है सर यहाँ पे ना। आईटीसी जेड और वर्ल्ड क्लाइमेट टैब जो होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। आईटीसी जेड क्या है, बेसिकली सन के टेम्परेचर के कारण, जहां पर सन ओवरहेड कर रहा होता है, उसके कारण जो एक लो टेम्परेचर रीजन बनता है अपना। या नहीं सर, आसान समझाऊंगा इस चीज को। 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। ठीक है सर। तो अपना जो आपका आईटीजेड है वो क्या है, बेसिकली जहां कहीं पर भी सन होता है उसके ऊपर सर एक लो टेम्परेचर रीजन बनता है, आईटीसीजेड बोलते हैं उसे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जहां जहां सन होता है वहां उसके हिसाब से वो चेंज करता है ऊपर नीचे ना। और कैसे कैसे चेंज करता है सर आपका, मार्च में और सितंबर में यहां रहता है इसके आसपास। सर ऊपर रहेगा कब आपका, जून में, मिड जून में 21 जून के आसपास, और दिसंबर में आपका यहाँ पे होता है सर। वापस से मार्च में यहाँ पहुंच जाएगा, जून में यहाँ पहुंच जाएगा, जून से सितंबर वापस आ जाएगा, ये चलता रहता है लगातार पूरे साल में। तो अब बात कर रहे हैं सर, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट जो होते हैं आपके, वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेनिएस्ट ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ आईटीजेड ओवर इट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, क्योंकि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट जो है उसका रीजन आईटीजेड ही है बहुत बड़ा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर आपका ना, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है सर, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट जो है वो डिस्टिंक्टिव ऑल्टरनेशन ऑफ वेट एंड ड्राई सीजन, क्योंकि सीजनल शिफ्ट होता है सब ट्रॉपिकल हाई और आईटीजेड का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर। देखो दोनों चीजें हो रही होती हैं ये। तीसरा है सर, ट्रॉपिकल जो मानसून क्लाइमेट है वो हैवी रेनफॉल करता है, क्योंकि नियरनेस ऑफ द आईटीजेड फॉर, सर मच ऑफ द ईयर नहीं है, आईटीजेड के पास में तो है लेकिन पूरे साल पास नहीं रहता वो। ठीक है, तो आपका तीसरा गलत हो जाता है सर इसमें। तो आंसर हो गया आपका 1 एंड 2। सर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, मानसून वाला इंडिया वाला क्लाइमेट जो है वो, इंडिया जो है सर इसमें इस जगह तो है, इस जगह पे तो है इंडिया ये वाला, ये यहाँ पे। तो जो मानसून क्लाइमेट है वो सर यहाँ पूरे साल थोड़ी रहता है, मच ऑफ द ईयर नहीं है वो, 3 महीने का तो खेल है पूरा, तो 75% तो नहीं है ना वहां पे, इसलिए सर। ठीक है, इसलिए इसमें आंसर ये आया, समझ गए अपन। तो इसमें 1 एंड 2 सही है सर, 3 स्टेट में गलत है। अब देखो एनडीए का लेवल इंक्रीज होने लगा है, कुछ लोग जो बोलते थे कि सर ठीक है बेसिक से किताब पढ़ जाएंगे या हम लूसेंट से पढ़ लेंगे, सर लूसेंट से काम नहीं हो रहा है, ओनली लूसेंट से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका सर, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में स्टेटमेंट है सर, विच और कौन सा स्टेटमेंट सही है सर इसमें, और सही की बात कर रहा है सर वो पूछ रहा है, ये जो स्टॉर्म है डेवलप होते हैं समर और ऑटम के अंदर, हर ट्रॉपिकल उसके अंदर,
एक्सेप्ट साउथ अटलांटिक एंड ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन। सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इन जगहों पे फेवरेबल कंडीशन ही मिलती है इनको, साउथ अटलांटिक में और आपका साउथ पैसिफिक के अंदर। ठीक है सर। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो नॉर्थ अटलांटिक में आते हैं, ईस्टर्न पैसिफिक में आते हैं, जिन्हें टाइफून बोला जाता है। सर टाइफून नहीं बोलते इनको इस जगह पे, हरिकेन्स बोला जाता है, टाइफून नहीं बोल रहे, हरिकेन्स बोलते हैं सर इसको इस जगह पे, हरिकेन। ठीक है। नेक्स्ट है सर अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो इंडिया और पैसिफिक साइक्लोन बोला जाता है। इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर आपका, तो 2 गलत हो गया, 1 एंड 3 सही है सर आपके, सिंपल सा। ठीक है। अब देखो ये डेफिनेटली आपको लग रहा होगा सर मैं एक्सप्लेन ही कर रहे हैं इनको, लेकिन सर इनको ना पूरा समझा नहीं सकते आपको उस तरह से, इसलिए हमने पूरी पूरी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। ज्योग्राफी के आप सेक्शन जाके देखेंगे तो आपको पूरा मिलेगा सर वहां पे ना। साइक्लोन से लेकर साइक्लोन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आते हैं काफी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके सर, लगातार कई सारे क्वेश्चन आ गए सर अभी इस बार ही। आते हैं सर नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अपना सर लैंड बायोम दे रखा है, यानी उसके बारे में पूछ रहा है सर। क्लाइमेट जो है वो हाई रेनफॉल होती है, टेम्परेचर कोल्ड टू माइल्ड होता है सर। ठीक है। और फॉरेस्ट जो है वो डेसिडुअस ट्रीज होते हैं, मैपल, ओक, हिकरियन, बीचवुड और रैकून, ओपोजम्स, बैट और स्क्वायरल ज्यादा मिलते हैं सर इसके अंदर। सर टोटल वापस से फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए चीजों का सर। टेम्परेट फॉरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्वायर एरे जो है सर आपको स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है सर। ठीक है। ये 2024 में ही अभी इंडिया ने इसको अप्रूवल दिया है सर, ध्यान रखना। अभी ना ये न्यूज में क्यों है सर, क्योंकि 2024 के अंदर इंडिया ने इसको अप्रूवल दिया। बेसिकली बहुत सारे कंट्री है जो मिलकर बना रहे हैं सर, एक बहुत शानदार दुनिया की बहुत बड़ी एक रेडियो टेलीस्कोप बनने वाली है सर। ठीक है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है और ये भी सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है अभी सर इसमें, इसके अंदर ना स्टेटमेंट आपके दोनों सही है सर इसके अंदर। ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर अपना एक्सरसाइज एक डेजर्ट साइक्लोन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सर। वंस अगेन सिंपल सा फैक्ट है करंट अफेयर्स का, यूएई के साथ में सर, अपनी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अमीरात से बोलते हैं। यूएई की, इंडिया और यूएई की डेजर्ट साइक्लोन सिंपल सी एक्सरसाइज है सर, दोनों के मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अपना फाइनेंस कमीशन का, ये है सर पॉलिटी क्वेश्चन। ठीक है। देख लो सर पहला सवाल आया है पॉलिटी का, पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है सर अभी। नहीं एक और आया था 191 वाला था, और ये दूसरा सर नागालैंड वाला भी था। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। ठीक है। ये बोला जा रहा है कि 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो चेयरमैन कौन है, अरविंद पनगड़िया सर 16 फाइनेंस कमीशन के। बिल्कुल है भैया, बिल्कुल 100% सही बात है। नेक्स्ट बोल रहे हैं सर वो कि फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 263 में, 263 में नहीं होता भैया। कौन सा आर्टिकल होता है, 280 में होता है सर फाइनेंस कमीशन। 263 में क्या होता है, आर्टिकल 263 जो है उसके अंदर क्या दे रखा है बेसिकली सर आपका 263 जो है उसमें इंटर स्टेट काउंसिल की बात होती है, इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी। ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में दे रखा है पूरा। ठीक है सर। किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी, इंटर स्टेट काउंसिल किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी सर, ये कमेंट करके आंसर बताना मेरे को। इंटर स्टेट काउंसिल किसकी रिकमेंडेशन बनाई गई है। ठीक है सर। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर हो गया अपना 2 गलत है, 1 सही है सर, 1 ओनली। ठीक है। दूसरी अगर यहाँ आर्टिकल 280 दे रखा होता तो आंसर बिल्कुल सही होता सर। ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर अभी रिसेंट में करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका, करंट का क्वेश्चन है सर। रिसेंट में आपके एमओएफसीसी जो है उसने वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के लिए नाम दिए सर 3 शहरों के, उनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। नॉट दे रखा है सर, जोधपुर नहीं है सर इसके अंदर। ठीक है। वेटलैंड जो है सर ये रामसर कन्वेंशन के अंदर में बनाया था। रामसर कहां पर है सर, ईरान के अंदर है, ध्यान रखना। ईरान में है, ईरान के अंदर है ना रामसर कन्वेंशन। आते हैं सर नेक्स्ट में। नेक्स्ट है सर अपना कैट पूछ रहा है स्टेटमेंट, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है सर आपका। इंडिया के अंदर जो 12 मार्च है सर उसे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। सर 12 मार्च को नहीं करते, 12 जनवरी को करते हैं सर, 12 जनवरी को करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया भैया। दूसरा बोल रहा है नेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं किसके लिए,
बर्थ एनिवर्सरी किसकी? स्वामी विवेकानंद की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर, 100%। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 100% सही है सर आपका। तो आपका ओनली 2 सही है सर यहाँ पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट पे सर। आईएनएस सागर ध्वनि जो है सर, उसके बारे में बात है। तो ये ओशियोग्राफिक रिसर्च वेसल है, एनपीओएल का सर, डीआरडीओ का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, बिल्कुल है ये। और रिसेंटली सर जो सागर मैत्री मिशन 4 था, उसके लिए इसको भेजा गया था, जिसमें कि मेन चीज क्या थी? लॉन्ग टर्म रिलेशंस पे जोड़ देना सर। इंडियन ओशन में रिम में जो कंट्रीज है वो सारे सारे, और ओशियन रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म जो साइंटिफिक रिसर्च है उस पर जोर देना। स्टेटमेंट दोनों सही है सर आपके। ठीक है, तो आंसर हुआ अपना सर बोथ 1 and 2। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर। नेक्स्ट है अपना, इनमें से कौन चेयरमैन था जिसके अंदर बात की गई है सर किसकी? साइमल्टेनियस इलेक्शंस को करवाने की इंडिया के अंदर। ठीक है, उसने रिकमेंडेशन दी, तो एक कमेटी बनी थी उसके अंदर में। देखो साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है सर? आपके लोकसभा और विधानसभा यानी एमपी और एमएलए सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। पूरे देश की सारी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके भी एक साथ चुने जाएंगे सबके सब, और देश का हेड भी चुना जाएगा एक साथ में, यानी आपका प्रधानमंत्री और सारे सीएम सबके चुनाव एक साथ होंगे। ठीक है, तो किसके अंदर में थी सर? ये थी अपने सर रामनाथ कोविंद जी के अंदर में, प्रेसिडेंट जो थे अपने सर। 2012 से लेकर 2017 के बीच में प्रेसिडेंट रहे हैं ये। ठीक है सर, कब से कब तक रहे? 2012 से लेके और 17 के बीच में। ठीक है सर, 17 से 22 तक रहे हैं सर, सॉरी 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 सॉरी, 17 से 22 रहे हैं सर, 17 से 22 रहे हैं, 2017 से लेके 2022 तक रहे हैं सर। अभी द्रौपदी मुर्मू है। 12-17 तो आपके वो थे, प्रणब मुखर्जी थे सर, अपने प्रणब थे। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट पे, तो आपका सी हो गया आंसर। नेक्स्ट है सर अपना, जनवरी 2024 के अंदर इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया है सर। ये बहुत शानदार इनिशिएटिव था सर, ये बहुत मतलब न्यूज पढ़ के बहुत शानदार लगा था, ये तो बहुत खुशी हुई थी इस चीज को। सर ये कहाँ खोला गया है? वृंदावन में। वृंदावन कहाँ है भैया? मथुरा में सर, यूपी के अंदर सर, है ना। पहला स्कूल होगा सर ये गर्ल्स का, जो टोटल गर्ल्स होंगी, सैनिक स्कूल होगा। ये बहुत अच्छी बात है सर, वुमेन जो आर्म फोर्सेज वुमेन का जो इनिशिएटिव है सरकार का, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत पड़ेगा सर इस चीज का। नेक्स्ट है सर अपना, फरवरी 2024 के अंदर सर गवर्नमेंट ने जो है वो डिसाइड किया फ्री मूवमेंट रेजिम जो है उसको स्क्रैप करने का, इसको हटाने का। तो किस किसके बीच में था ये? इंडिया और म्यांमार के बीच में। करंट अफेयर क्वेश्चन है सर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा ना। ये भी 2024 में भी हुआ था सर, फरवरी में। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, एक बुक है वाई भारत मैटर्स, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सर एस जयशंकर साहब। अपने कौन है सर? ये विदेश मंत्री हैं अभी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है सर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है सर भारत के अभी ना। ठीक है, एस जयशंकर साहब जो है, ये काफी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है सर, पहले आईएफएस रहे हुए हैं ये जो है पहले आईएफएस रहे हुए हैं सर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। बहुत ही बेहतरीन पर्सन है सर, बहुत नॉलेज है इनको, बहुत एक बड़े लेवल पे सब चीजें इनका। ठीक है सर, ये थे भैया आपने जीके के क्वेश्चंस जो आपके एनडी के अंदर पूछे गए सर, जीके के क्वेश्चन पर्टिकुलर। ठीक है सर, हमने इसमें कोई हिस्ट्री कवर नहीं करी है, उसका रीजन है सर, मेरी पर्सनल सलाह रहती है हमेशा बच्चों को हिस्ट्री कवर ना ही करें, एनडी वाले बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे ना करें सर कवर। क्योंकि अगर आप साइंस और मैथ अगर अच्छे से कर रहे हैं कवर सर, एक लेवल पर अगर आपने पॉलिटी और ज्योग्राफी, उसमें भी ज्योग्राफी ज्यादा, क्योंकि हिस्ट्री वास्ट बहुत ज्यादा है, आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए आप हिस्ट्री कवर मत करना। जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए वेल एंड गुड है सर, अच्छी बात है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी वो नया स्टार्ट ना करें सर हिस्ट्री का कुछ भी ना। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन साथ में। ओके, थैंक यू।